नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स लेके हाज़िर हुआ हूँ और आज के जो अपडेट है, वो कुछ कंपनीज़ के ऊपर है और एटलीस्ट 3 कंपनीज़ के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। तो जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, तो उसी के ऊपर भी मैं डिपेंड करके कुछ वीडियोज़ लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंपनीज़ के जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे कोई पेड वर्ज़न नहीं है, आपको हमेशा इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ सीखने को मिलेगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ, सीख कर काम करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है मदारसन वायरिंग्स लिमिटेड, तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी बहुत दिनों से मुझे इंतज़ार कराया कि ये कंपनी का टारगेट पाने में, क्योंकि बहुत दिनों से एक पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न्स को कब कंप्लीट होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे एक अच्छा खासा डेटा अपडेट देखने को मिला। वो क्या है? ध्यान से चीज़ों को देखना, कंपनीज़ के ऊपर एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली ये जो लाइफ टाइम हाई था, इसी लेवल को वो एक बार टेस्ट करने के बाद वो नीचे आए थे। और देखिए, जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, इस कैंडल ने एक्चुअली ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, तो मैं सोच में पड़ गया था कि यहाँ से वो टारगेट अचीव करेंगे, बिल्कुल नहीं किया। कंपनी क्या किया? नीचे आए। नीचे आने का मतलब है, जो इसका बाइंग लेवल है, उसी लेवल तक आए। जो इसका 200 डेज़ ईएमए का लाइन है, उसी लेवल को टच किया। उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा है? बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंस बैक जो कर रहा है, वो टारगेट कहाँ तक जा सकते हैं? इसका जो टारगेट जो मुझे देखने को मिला, वो टारगेट मैं खुद सेट नहीं किया। जो कप का साइज़ बना, वही साइज़ के बेसिस में मैंने टारगेट को मार्किंग किया। और जो टारगेट यहाँ पे निकल कर है करीबन 27% के आसपास, जो करीबन 79 रुपीज़ के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी के ऊपर निमुरा, आप सभी जानते हैं निमुरा कितने बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट प्राइस रखा, वो कितना है? 78। मतलब जो टारगेट मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा है, वही टारगेट यहाँ पे निमुरा भी उसको सजेस्ट किया है। देखिए, मैं कोई टारगेट आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर निमुरा आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड करके काम कर सकते हैं। मगर मेरे जो टारगेट है उसको फॉलो ब्लाइंडली मत करिए, क्योंकि मैं खुद एक रिस्की ट्रेडर्स हूँ। तो आप रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो एक बार सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और हाँ, हमेशा आपको सारी चीज़ों को सीख कर आपको जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना पड़ेगा। तो फाइनली कंपनीज़ के ऊपर 2 अपडेट है। वो पहली अपडेट है, इंडियाज़ ईवी जो पॉलिसीज़ है अनलाइकली टू इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स, मतलब जो ईवीज़ का जो पॉलिसीज़ है ऑब्वियसली डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है उसके ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो डोमेस्टिकली प्लेयर्स में क्या है? एमसुमी है, उसके साथ-साथ मदारसन संवर्धना है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो सोनाकॉम्स है, तो इतने सारे कंपनीज़ डोमेस्टिकली प्लेयर्स है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि टैक्स के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है? इंडिया सेड द फ्राइडे इट वुड लोअर इम्पैक्ट टैक्सेस ऑन आप देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्सेस जो है उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट लोअर टैक्सेस यहाँ पे लिया जाएगा, जिसके चलते ऑब्वियसली इस सारे कंपनीज का ग्रोथ होने वाला है। शायद मुझे लग रहा है इस न्यूज के बाद ही इतना शानदार जाम हुआ है, इतना शानदार जो कंटिन्यूसली बाइंग का जाम आपको देखने को मिला, और यही कारण की वजह से तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो टारगेट तक जाएगा। तो कब जाएगा वो तो पता नहीं, जब कंप्लीट करेंगे इस लेवल को तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए, आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है, और देखा जाए तो बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है। फिर भी मैं कहूँगा इस कंपनी का प्रोमोटर जो है वो देखकर आप चौंक जाओगे कि प्राइवेट बैंक होने के बाद भी इस कंपनी का जो मेनली इन्वेस्टर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 94% होल्डिंग है, जो गवर्नमेंट के पास ही है। तो मैं एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिसके चलते कंपनी एक धमाका यहाँ पे रिटर्न भी दिया। क्यों? कंपनी का अगर रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं 1 साल में करीबन 90%, 3 साल में 33%, 5 साल में 15%, और 10 ईयर्स में कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि अपकमिंग 10 ईयर्स में कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये बताया, मतलब मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये बताया कि अपकमिंग टाइम्स में जितने सारे पीएसयू कंपनी है उसकी एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। उस बात के बाद ही
पीएसयू बैंक का तो एक मतलब जैसे रेस चालू हो गया, हर कोई पीएसयू बैंक लगातार ग्रोथ करते चले गए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, कंपनी का सेल्स में बहुत मतलब रेवेन्यूज़ में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। एक इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। 950 से 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ-साथ मैं टेक्निकली बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक पैटर्न्स भी बना, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कफ विद हैना पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया। जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और एंट्री होने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। कंपनी अभी तक टारगेट को अचीव नहीं किया, टारगेट के आस-पास थी कंपनी, यहाँ पे बाउंस बैक सॉरी वापस आया। अभी देखिए धीरे-धीरे करके फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि जब भी एंट्री बनेगा उसके बाद ही रॉकेट बनेगा टारगेट तक, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी फिलहाल का जो टाइम हुआ है, कितने दिन हुआ कंपनी का जब एंट्री बना, तो उस एंट्री एंट्री डे से अगर मैं करंट डे तक देखूं तो 21% का सॉरी ऑलमोस्ट 35% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, और वो भी कितना 200 दिनों में। तो 200 दिनों में 35% का रिटर्न, और टॉप लेवल तक देखूं तो 155 दिनों में 50% का रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी दे रहे थे। तो इतना शानदार जो कंपनी रिटर्न दे रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? तो बाकी हर किसी का अलग-अलग भरोसा होना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश के हिसाब से देखता हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो फाइनली अशोक लेलैंड के ऊपर एक अपडेट था, वो आ चुके हैं। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ। अशोक लेलैंड का जो डोमेस्टिक सेल है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बाहर की कंट्री में भी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं। कितना परसेंट? 4% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा अपडेट आया है। ये पिछले बार का जो सेल्स था वो 23,926 यूनिट सेल्स था, और इस बार 22,866% सेल हुआ। तो एटलीस्ट 4% का सेल यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। इसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिला है। और दूसरे पॉइंट एक और मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो देखेंगे तो टोटल जो व्हीकल्स है वो कितना परसेंटेज सेल हुआ, कौन सा कैटेगरीज में कितना परसेंट सेल हुआ, वो यहाँ पे आपको एक डेटा अपडेट दिया गया है। आप देखेंगे तो एमएच जो सीवी प्रोडक्ट है, साथ ही साथ जो इसका कार्गो प्रोडक्ट है, उस तरीके से प्रोडक्ट्स में कंपनी का सेल्स कितना डाउन हुआ आप देख सकते हैं। तो इसी के कारण के वजह से मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिला था। फिर भी अशोक लेलैंड के ऊपर बहुत पहले से ही एंटी बना है, बहुत पुराना एक एंटी बना, पुराना मतलब बहुत पुराना। 2000 अ, देखा जाए तो 2007 से लेकर 2007 नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग एक कप बना, बिग एक कप बना। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना, और कप विद हैंडल बटन बनने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया। यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, फिर से रिटेस्ट किया। इसी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़े तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है, और इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स के जैसे ये भी आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा टारगेट जो है वो 300 रुपीज़ तक है। इस टारगेट तक मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। ये टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट मेरा खुद का टारगेट है। तो प्लीज़ इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले आप एक बार आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किए हो, आपके क्या टारगेट है, आपका क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि अशोक लेलैंड कोई मतलब ऐसे-वैसे कंपनी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। उसके साथ-साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 350 से 609 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो डबल के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस को जनरेट किया, इतने शानदार तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, क्या उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी आपके क्या डिसीजन है, वो डिसीजन आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।